चलो आयनन एंथैल्पी हम लोग देख चुके हैं। आयनन एंथैल्पी के बाद उदाहरण है 3.6। उदाहरण में ऐसा लिखा गया है कि तीसरा आवर्त है कि जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है। ठीक है, उसके आयनीकरण एंथैल्पी का मान 496, 737 और 786 है। तो पूर्वानुमान कीजिए कि एल्यूमिनियम की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी कौन सी होगी। तो हमको चेक करना है कि एल्यूमिनियम की आयनीकरण एंथैल्पी 575 होगी कि 760 किलो जूल पर मोल। सब कुछ किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। तो ये चेक करना है कि इसकी आयनीकरण एंथैल्पी कौन सी होगी, 575 होगी कि 760 होगी। अब यहाँ पर ऐसा है कि भाई 770 जो है वो मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में आ रहा है। ओके, वैसे तो नाम, मगन, आलसी तो परमाणु क्रमांक के अनुसार उसके बीच में ही आएगा, परंतु यहाँ पर हम लोगों को देखनी पड़ेगी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है, नाम, मगन, आलसी 13 नंबर का है कि जिसमें नियोन आ गया 1s2 2s2 2p6 हो गया है, 1s2 2s2 2p6 हो गया है। तो ये 3s1 3s2 तो 3s2 3p1 है, ठीक है ना। 3s2 3p1 है। अब हम लोग, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम 737 और 737 के बीच में 760 आ सकता है, या तो 575, 496 और 737 के बीच में आ सकता है। मतलब कि एल्यूमिनियम इन दोनों के बीच में आ सकता है या तो इन दोनों के बीच में आ सकता है। तो उसमें से मध्य चीज़ कौन सी है, मैग्नीशियम। या तो मैग्नीशियम से वो अधिक है या तो मैग्नीशियम से कम है। तो हम लोग उसकी तुलना मैग्नीशियम से करके देखते हैं। तो ये है मैग्नीशियम 12 नंबर का, नाम, मगन। ये है 3s2, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो अब आप लोग देखो कि इन दोनों की जब हम लोग तुलना करते हैं तो मैग्नीशियम में ये 3s2 है, नियॉन वो संपूर्ण रूप से भरी हुई है, 3s2 वो भी संपूर्ण रूप से ही भरी हुई है। संपूर्ण रूप से भरी हुई होने के कारण उसकी आयनीकरण एंथैल्पी इतनी है, किलो जूल प्रति मोल। और हमको पता है कि जब वो संपूर्ण रूप से भरी हुई होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक रचना है वो स्थायी है, और ऐसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को दूर करना मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा है और इसकी ऊर्जा कम है। कैसे बता देता हूँ इसकी ऊर्जा कम क्यों आई। क्योंकि जब हम लोग एल्यूमिनियम की तुलना मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो इसमें 3p कक्षा है, तो 3p में से जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को दूर करना क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अर्थात मैग्नीशियम की तुलना में जो ऊर्जा चाहिए वो उससे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी नहीं। बोलो, समझ में आ गया। इसलिए एल्यूमिनियम की आयनीकरण एंथैल्पी इससे कम होगी, जो 760 जो है तो ज़्यादा है, 575 कम है, इसलिए यही होगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। जैसे हम लोगों ने आयनन एंथैल्पी देखी थी कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को दूर करते थे, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि भाई उदासीन गैसीय परमाणु X, ठीक है ना। हमेशा देखो क्या करना पड़ता है कि कोई तत्व को इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या मुक्त करना हो तो पहले उसको उदासीन करके, उसका उदासीन भले ही करो ना करो, लेकिन कम से कम गैसीय तो स्वरूप लेना ही पड़ेगा। तो गैसीय परमाणु X
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित होता है। तब परमाणु की या प्रक्रम की, पूरा जो प्रक्रिया चल रही है प्रक्रम की एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊर्जा मतलब एंथैल्पी, तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। बोलो समझ में आया? लेकिन इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में हम लोगों को आवर्तिता में कैसे परिवर्तन होता है वो हमको समझना है। देखो, पहले हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या की बात की, फिर आयनीय त्रिज्या की बात की, फिर हम लोगों ने आयनीय एंथैल्पी की बात की। उसमें कैसा था कि ऊपर से नीचे जाओ या बाएं से दाएं जाओ तो या तो बढ़ती है या तो कम होती है, ऐसा शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते थे। जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के लिए हम लोग बढ़ती है घटती है ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग शब्द का इस्तेमाल करेंगे या तो वो अधिक ऋण होती है या तो वो कम ऋण होती है, ऐसा शब्द का हमको इस्तेमाल करना है। तो भाई ये है हैलोजन, एक्स को हैलोजन कहते हैं। 17 नंबर के समूह में रहे हुए तत्व को हैलोजन कहते हैं, उसे एक्स नाम दिया गया है। तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋण आयन बना देता है। क्या बना देता है? ऋण आयन बना देता है। ज़्यादातर जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है तब ज़्यादातर उसमें से ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। और जब कोई रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी जो है प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो ऊष्मा का ग्रहण भी करे तो फिर वो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो है तत्व ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करने के दौरान ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इसीलिए ऊर्जा को मुक्त करते हैं, इसलिए ऊष्माक्षेपी होगी। और जब कोई रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तो उसको एंथैल्पी को, उसकी एंथैल्पी को ऋण मूल्य से बताया जाता है, ऋणात्मक मूल्य से बताया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना। तब उसकी एंथैल्पी ज़्यादातर जो है वो ऋणात्मक होती है। तो मैंने अभी कहा था ना कि या तो वो कम ऋणात्मक होगी या तो वो अधिक ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक क्यों आई? ऋणात्मक क्यों आई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के दौरान ऊर्जा को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। इसीलिए एंथैल्पी का मूल्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। अब आपको विरुद्धार्थी समझना है कि टेक्स्ट बुक में बहुत जगह बहुत कन्फ्यूजन दिया है, तो हम लोग कन्फ्यूजन को यहाँ दूर करेंगे। अधिक ऋणात्मक, कम ऋणात्मक। अधिक ऋणात्मक का उल्टा क्या होगा? कम धनात्मक। और कम ऋणात्मक क्या होगा? अधिक धनात्मक होगा। बोलो समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, हम लोग जोर देंगे इसके ऊपर, लेकिन टेक्स्ट बुक में बार बार धनात्मक शब्द आता है तो हमको क्या कर देना है? उसका उल्टा समझना है।
ओके, चलो अब हमें आप लोगों को सीधा सीधा जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तिता में कैसे परिवर्तन होता है वो मैं आप लोगों को जो है सीधा सीधा समझा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी में कि जब हम लोग दाईं तरफ बढ़ते हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ बढ़ते हैं, तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ अधिक ऋणात्मक होता जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना सरल कब होगा? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना सरल कब होगा? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना सरल कब होगा? देखो आयन जब छोटा होता है ना, या तो चलो ना कद छोटा कद तो इलेक्ट्रॉन सरलता से प्राप्त होता है। तो जैसे जब जब हम लोग कोई भी परमाणु उसका आयतन छोटा लेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को वो सरलता से प्राप्त करता है, और आयतन जितना बड़ा होगा ना उतना वो इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त कर पाएगा नहीं। और जब वो इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त कर लेगा तो उसका मान अधिक ऋणात्मक आएगा। ठीक है, वो सब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कंप्लीट मैं आप लोगों को जो है वो समझा देता हूँ। देखो हम लोग जब ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर, बोलो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में जाता है जो केंद्र से दूर होता है, अर्थात उसकी दूरी केंद्र से अधिक होती है। ऐसी कक्षा की दूरी भी अधिक होगी तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ेगी अर्थात उसका आयतन बड़ा होगा, उसका कद बड़ा होगा। तब जब आयतन बड़ा होगा, उसका कद बड़ा होगा, तो ऐसा बड़ा कद वाला तत्व इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त करेगा नहीं। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयतन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन सरलता से प्राप्त नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर सरलता से वो प्राप्त नहीं होगा, वो जुड़ेगा नहीं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होगी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? कम ऋणात्मक होती चली जाएगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ, ये रहा उदाहरण, ठीक है, ये रहा ली ना के रॉबिन्सन फ्रांस में ऊपर की नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसका मान ऋणात्मक तो है लेकिन कम ऋणात्मक होते जा रहा है, 60 से 53 से 48 से 47 से 46। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आयतन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, अर्थात वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को केंद्र के प्रति आकर्षण कम होगा, इसीलिए वो सरलता से प्राप्त कर पाएगा नहीं, अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो कम ऋणात्मक होगा। कम ऋणात्मक का मतलब धनात्मक कैसा होगा?
अधिक धनात्मक होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक अपवाद है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से सल्फ़र की तरफ जाओ या फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ आओ, ऊपर से नीचे आओ और फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ आओ, तब यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होने की जगह पर अधिक ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नई ऊर्जा स्तर में जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है और क्वांटम स्तर सल्फर या क्लोरीन में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन द्विक स्थान में अधिक स्थान गिरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसको जो है वो समझा दिया है, ज़्यादा हमको कोई जानकारी नहीं दी है। अब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं कि आवर्त कोष्ठक में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। पहली बात कि जब हम लोग आवर्त कोष्ठक में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या स्थिर रहती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, परंतु मुख्य क्वांटम संख्या स्थिर होने के कारण नया इलेक्ट्रॉन जो है उसी कक्षक में समायोजित होता है। प्लस प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक में आवेश भी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में आते हैं, कक्षा पास में आती है, दूरी घटती है अर्थात त्रिज्या घटती है, मतलब कि आयतन छोटा होता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने से आयतन छोटा होता है, आयतन घटता है। तो आयतन के घटने से इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रति सरलता से आकर्षित होकर प्रवेश करता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। मतलब कि अगर आप लोग लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो उसका जो मान है वो अधिक ऋणात्मक होते जाता है। उसका उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ गए, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाए, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसका मान अधिक होता है, ऋणात्मक भी होता है, अर्थात उसका मान अधिक ऋणात्मक होने लगता है। मुझे समझ में आया? ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने ऐसा सोचा था कि हम लोग दिवाली के बाद जो है स्कूल चालू हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगी, विद्यार्थी आने लगेंगे, तो इसको जो है हम लोग अच्छी तरीके से समझाएंगे। फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि वीडियो के अंदर अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो उसके अनुलक्ष्य में ये टॉपिक जो चला अभी, उसके अनुलक्ष्य में उदाहरण 3.7 है, वो आप लोग थोड़ा सा अपना जो है बुद्धि का प्रयोग करके जो है उसको समझने का प्रयत्न करना। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युनात्मकता, वो मैं नए वीडियो में चलाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।